हेलो एवरीवन, इसमें सॉल्व कर रहे हैं 24 अगस्त 2017 का शिफ्ट 1 का पेपर। फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें 5 डिजिट्स दी गई हैं, इनसे हमें नंबर्स बनाने हैं और 5 डिजिट के नंबर बनाने हैं सभी, मतलब 5 अंकों की संख्या बनानी है। तो कितनी संख्या बन सकती है अगर 10th प्लेस पर या फिर दहाई के अंक पर 0 आए। जितने भी नंबर हम बनाए उसमें दहाई के अंक पर या 10th प्लेस पर 0 ही आना चाहिए। तो 5 डिजिट के नंबर बनाने हैं तो हम 5 जगह बना लेते हैं, 1 2 3 4 और 5। और डिजिट कितनी है हमारे पास, 9 0 4 1 और 6। ये 5 डिजिट्स हैं, इन्हीं सब का यूज करके हमें यहाँ पर रखना है। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि 10th प्लेस पर या फिर दहाई के अंक पर, तो दहाई वाला स्थान कौन सा हो गया यहाँ से, ये वाला। यहाँ पर केवल 0 ही आना चाहिए, 0। तो यहाँ पर 0 रखने के कितने तरीके हैं, एक तरीका, क्योंकि इस वाली जगह पर हमें 0 रखना है तो केवल एक ही तरीका है कि हम यहाँ पर 0 रख दें। अब बची बाकी की 4 प्लेस, एक जगह फिल हो गई। और डिजिट हमारे पास थी 5, उसमें से एक 0 हमने रख दिया है, तो 0 को हम कैंसिल कर देंगे। तो अब बचेंगी 9 4 1 और 6, 4 डिजिट हमारे पास बची। तो अब हमें इन चारों डिजिट्स को इन जगहों पर रखने के तरीके देखने हैं। सबसे पहले हम ये वाली जगह रखते हैं, या फिर कहीं पर भी रख सकते हैं। स्टार्टिंग हम यहाँ से कर रहे हैं, 4 डिजिट है हमारे पास, तो हमें इन चारों डिजिट में से यहाँ पर कोई भी नंबर रखना है। तो यहाँ पर कौन सा नंबर रख सकते हैं, या तो यहाँ पर हम 9 रख दें, या फिर इसके बाद जो दूसरा है या तो यहाँ पर 4 रख दें, या फिर यहाँ पर 1 रख दें, या फिर 6 रख दें। तो इन चारों में से कोई भी नंबर हम यहाँ पर रख सकते हैं। तो कितने तरीके होगा यहाँ पर कोई भी नंबर रखने, कोई भी डिजिट रखने के, 4, 1 2 3 और 4। तो 4 तरीके होगा यहाँ पर कोई डिजिट रखने के। अब यहाँ पर एक रख दिया है, टोटल 4 थे, तो एक हम माइनस कर देंगे क्योंकि एक तो यहाँ पर रख दिया है। तो 4 - 1 = 3। तो अब 3 डिजिट हमारे पास बची। तो अब इन तीनों में से हमें इन बाकी बची जगहों पर रखना है। तो इन तीनों डिजिट में से इस वाली जगह पर कोई भी डिजिट रखने के तरीके हो जाएंगे 3, क्योंकि 4 तो पहले थे, उसके बाद एक यहाँ पर रख दी तो 3 बची। तो 3 में से हम कोई भी डिजिट यहाँ पर रख सकते हैं। अब एक यहाँ पर रख दी तो एक और कम हो जाएगी, तो 2 डिजिट बचेंगी। अब उन 2 में से हमें कोई भी यहाँ पर एक रखना है, तो 2 तरीके हो जाएंगे यहाँ पर कोई भी डिजिट रखने के। अब 2 थी तो एक रख दी तो एक फिर से कम हो जाएगी, तो बचेगी एक डिजिट। अब उस एक डिजिट के यहाँ बाकी बची हुई जगह पर रखने के तरीके हो जाएंगे एक, क्योंकि एक ही बची है अब तो। इसके बाद हमें इन सभी को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। सबसे पहले 5 डिजिट थी, 0 हमें यहीं पर रखना था क्योंकि ये क्वेश्चन में बोला गया था। तो 5 में से एक रख दी तो 4 बची। 4 में से 4 तरीके हो जाएंगे इस जगह पर कोई भी डिजिट रखने के, तो एक कम हो जाएगी, या दूसरी वाली जगह पर 3 तरीके हो जाएंगे, फिर एक कम होगी तो 2 तरीके यहाँ पर हो जाएंगे कोई भी डिजिट रखने के, फिर बचेगी एक, तो वो हमने यहाँ पर रख दी और उसके रखने के तरीके हैं केवल एक। तो टोटल कितनी 5 डिजिट वाले नंबर्स बन जाएंगे, तो इन सबका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 × 3 12, 12 × 2 24, और 1 में करेंगे तो 24 ही आएगा। तो टोटल 24 नंबर बन सकते हैं, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, एक डाइस को फेंका जाता है तो हमें प्रायिकता बतानी है कि एक इवन नंबर मिले। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं या प्रायिकता, फेवरेबल केसेस, मतलब जो क्वेश्चन में बोला गया है उसके अकॉर्डिंग हमारे कितने केस बन सकते हैं। तो फेवरेबल केस हम ऊपर लिखते हैं और डिवाइड में टोटल केसेस इक्वल टू फेवरेबल केस कितने हो जाएंगे। क्वेश्चन में बोला गया है कि नंबर इवन नंबर हो या सम संख्या हो। जो एक डाइस में नंबर होते हैं टोटल 1 2 3 4 5 और 6, इतनी ही डिजिट आ सकती है एक डाइस जब हम थ्रो करते हैं। तो हमें केवल इवन नंबर देखना है या सम संख्या। तो सम संख्या कितनी हो जाएंगी, 2 हो जाएगा, 4 और 6, 3 हो जाएंगी टोटल। तो फेवरेबल केस हो जाएंगे हमारे 3, और डिवाइड में टोटल केसेस। टोटल केस हम तब देखते हैं जो क्वेश्चन में बोला गया है उस कंडीशन को हटाकर कितने केस बन सकते हैं वो। तो जब हम एक डाइस को थ्रो करते हैं, एक पांसे को फेंकते हैं, तो कितने नंबर आ सकते हैं टोटल, 6। या फिर हम ऐसे देख लें, डाइस के लिए टोटल केसेस की संख्या होती है 6 की पावर n, और n है कि कितने बार फेंका जा रहा है उसे। यहाँ पर डाइस को केवल एक ही बार फेंका जा रहा है, तो 6 की पावर 1 हो जाएगी। n की जगह हमने 1 रख दिया, तो 6 की पावर 1 = 6। अगर 2 डाइस होती या फिर 3 होती तो उस हिसाब से हम n की वैल्यू रखते जाते। तो यहाँ पर टोटल केसेस हो जाएंगे 6, 3/6, इसको कैंसिल करेंगे तो 3 से कैंसिल होगा 2 बार, तो 1/2 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है,
हमें 2/2 और 3/4 के बीच में जो नंबर आ रहा है इनमें से बताना है। तो 2/2 मतलब क्या हो गया 1 और 3/4 तो छोटा है, ऊपर छोटा है तो पॉइंट में आएगा। 30 तो 7/28 तो 0.7 आ जाएगा। अब हमें इन दोनों के बीच में देखना है। अगर हम देखें यहाँ पर तो नीचे बड़ा नंबर, इसका मतलब यह है कि 1 से छोटा ही आएगा, तो हमें 0.7 से बड़ा देखना पड़ेगा। 0.7 से बड़ा कोई नंबर हो और 1 से बड़ा तो होगा ही नहीं। इस लिमिट में हमें ऑप्शन चेक करना है। अब अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 16/25, सबसे पहले डिवाइड नहीं होगा तो 0 पॉइंट और 0 लगाएंगे तो 160, तो ये 5 बार चला जाएगा तो 0.5, 6 बार जाएगा 150 तो 6 आ जाएगा। ये 0.6 आ रहा है लेकिन हमें 0.7 से बड़ा देखना है तो ये आंसर नहीं होगा। उसके बाद 21/29, सबसे पहले हम 0 और पॉइंट, अब 0 लगाएंगे तो 210 हो जाएगा। तो इसका मल्टीप्लाई करके देखें 29 × 8 या 7 से चला जाएगा, ये 8 से ज़्यादा हो जाएगा तो 3 और 14 और 20 तो 203 कम आ रहा है, मतलब 0.7 आ जाएगा और इसके बाद भी कुछ आएगा। इसका मतलब यहाँ पर भी कुछ नंबर आएगा, इसका मतलब ये है कि 0.7 से ये बड़ा हो गया। 7, 3 या 2 कुछ आएगा 0.72 के आसपास, तो ये आंसर हो सकता है। अब इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 और 2 बार और 7। अब इसको डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले 0 पॉइंट और 50 हो जाएगा, तो 27 × 2 54 हो जाते हैं, तो ये एक बार ही चला जाएगा। 0.1 कुछ मिल रहा है तो छोटा है, ये आंसर नहीं है। 26/42, इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो 1 बार और 3 डिवाइड बाई 2 2 जा 4 2 1 जा 2। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट, यहाँ पर 0 लगाएंगे तो 130 हो जाएगा, ये तो 7 या 6 बार चला जाएगा, ये 126। तो ये 0.6 हमें यहाँ से मिल रहा है और 0.6 0.7 से छोटा है, तो ये वाला भी आंसर नहीं होगा। तो आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, क्योंकि यही एक नंबर है जो 0.7 और 1 के बीच में आ रहा है। नेक्स्ट है, एक शहर की जनसंख्या इतने से बढ़कर बाद में इतनी हो जाती है तो हर साल जनसंख्या का परसेंटेज कितना है, मतलब बढ़ने का परसेंटेज क्या है। पहले इतनी थी, बाद में इतनी हो गई, तो कितनी बढ़ गई। 3 3 2 800, इतनी बाद में हो गई थी, पहले थी, तो इनका डिफरेंस निकालेंगे तो कितनी बड़ी वो हमें मालूम चलेगा। तो 2 0 8 2 13 में से 6 7 और ये 0, तो इतनी बढ़ गई 728 00। अब हमें परसेंटेज निकालना है तो पहले जितनी थी वो हमें लेना पड़ेगा डिवाइड में, पहले इतनी थी और परसेंटेज है तो इंटू 100, तो 2 0 से ये 2 0 कैंसिल और ये 2 0 से ये भी। इसके बाद इसे कैंसिल कर दें, 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 1 जा 2 2 3 या 6, इसको 2 3 या 6 2 6 जा 12 और 2 4 जा 8। फिर इसको कैंसिल करेंगे तो 13 से ये 2 बार, तो 10 बचेंगे तो 8 बार ये कैंसिल हो जाएगा, तो परसेंटेज हो जाएगा पॉपुलेशन का 28%, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है, कृष्णा जब अपनी यात्रा का 25 किलोमीटर ट्रैवल कर लेता है तो उसे लगता है कि 3/5 लेफ्ट, मतलब 3/5 तभी और बची हुई है, तो लेंथ ऑफ द होल जर्नी, उसकी यात्रा की कुल लंबाई हमें निकालनी है। 25 किलोमीटर उसने कर ली है और उसको मतलब 3/5 तभी बाकी बचा हुआ है, 3/5 शेष है, इसका मतलब कितनी यात्रा उसने कर ली। अगर हम टोटल 1 मान लें तो 3/5 बची हुई है, मतलब कर कितनी ली, तो 1 माइनस 3/5, 2/5 बची, मतलब 2/5 उसने कर ली। और किलोमीटर में बताया है कि वो 25 किलोमीटर तक यात्रा उसने कंप्लीट कर ली है, तो इन दोनों को हम बराबर रख सकते हैं क्योंकि 2/5 पार्ट उसने कंप्लीट कर लिया है, तो 2/5 इक्वल टू 25 किलोमीटर। अब यहाँ से हमें 1 की वैल्यू निकालनी है क्योंकि 1 हमने टोटल मानी थी, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 2 इक्वल टू 25 × 5 और यहाँ पर हमें 1 लेके आना है तो इसको डिवाइड में लेके आते हैं, तो 1 इक्वल टू 25 × 5 डिवाइड बाई 2। इसको सॉल्व करेंगे, 25 × 5 125 और डिवाइड बाई 2, इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो 6 बार चला जाएगा, 12 2 2 जा 4 और 1 बचा तो 1/2, 62 1/2, तो यहाँ से हमें मिल गया 1 इक्वल टू 62 कंप्लीट 1/2 किलोमीटर। और 1 इक्वल टू क्या माना था हमने, 1 इक्वल टू उसकी यात्रा की कुल लंबाई माना था, तो इसका आंसर हो जाएगा 62 1/2, थर्ड ऑप्शन।
नेक्स्ट है, एक मैन 25 रुपये में 10 सेब खरीदता है और उसे 25 रुपये प्रति दर्जन की रेट से बेच देता है। तो प्रॉफिट या लॉस परसेंट बताना है। अब प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए हमारे पास सीपी होनी चाहिए और एसपी होनी चाहिए। सीपी मतलब खरीदे उसने 25 रुपये में 10 सेब, तो हम एक सेब की कीमत से कंपेयर करेंगे। 25 रुपये में 10 सेब खरीदे थे तो एक सेब की कीमत कितनी हो जाएगी, ये एप्पल है तो 1 एप्पल कितने हो जाएंगे, 25/10 के। इसको डिवाइड में लिया, ये हो जाएगी कीमत एक एप्पल की, मतलब एक एप्पल उसने 25/10 रुपीज़ में खरीदा होगा। या इसको हम कैंसिल कर दें 5 से 2 बार और ये 5 बार, तो 1 एप्पल की कीमत हो जाएगी 5/2, मतलब कॉस्ट प्राइस हो गई 5/2। और बेच दिए उसने 12 एप्पल बेच दिए 25 रुपये में, ये सेलिंग प्राइस हो जाएगी। तो एक एप्पल की सेलिंग प्राइस हम निकाल लें, इस 12 को डिवाइड में ले आए, तो 1 एप्पल कितने में बेचा उसने, 25/12 में। तो एक सेब की सेलिंग प्राइस आ गई 25/12। अब ये कॉस्ट प्राइस है और ये सेलिंग प्राइस है। प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए हम इन दोनों का डिफरेंस लेना पड़ेगा। पहले ये देखना पड़ेगा क्या ज़्यादा है। तो ये फ्रैक्शन में नंबर है, इसे हम एक कंप्लीट नंबर में बना लेते हैं। तो हम इन दोनों नंबर में किसी भी एक नंबर का मल्टीप्लाई कर देते हैं और ऐसे नंबर का कि डिनोमिनेटर हट जाए। तो अगर हम इन दोनों में 12 और 2 इन दोनों का एलसीएम लेकर इसमें मल्टीप्लाई कर दें, 12 आ जाएगा, तो 12 का मल्टीप्लाई इसमें और 12 का मल्टीप्लाई इसमें, तो डिनोमिनेटर हट जाएगा। 2 से इसे कैंसिल करेंगे 6 बार, तो 5 × 6 30, कॉस्ट प्राइस हो जाएगी 30, और 12 को इससे कैंसिल करेंगे तो 1 बार कैंसिल हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगी 25। ये हमने इसलिए किया ताकि ये फ्रैक्शन वैल्यू हट जाए और एक प्रॉपर नंबर मिल जाए। अब ये हो गई कॉस्ट प्राइस, ये हो गई सेलिंग प्राइस। 30 में खरीदा 25 में बेचा, मतलब कम में बेचा, मतलब लॉस हो गया उसे। लेकिन लॉस परसेंट निकालना है हमें, तो लॉस परसेंट के लिए लॉस को ऊपर लिखेंगे, 30 - 25, मतलब 5 का लॉस हुआ। और परसेंटेज निकालने के लिए डिवाइड में हम कॉस्ट प्राइस को लिखते हैं, कॉस्ट प्राइस है 30 और परसेंट निकाल रहे हैं तो इंटू 100, 0 से 0, ये हो जाएगा 50/3। इसे कैंसिल करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 है, 3 × 1 = 3, 2 बचा 20, तो 3 × 6 = 18, अब 19 20, फिर से 2 बचा तो 2/3, लॉस हो जाएगा 16 कंप्लीट 2/3%। तो आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई हमें करना है, और किसका मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले हमें डिफरेंस लेना है, किसका, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, मतलब सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या, और लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, इन दोनों का डिफरेंस लेना है। और मतलब एक पार्ट ये हो गया, और हमें सम करना है लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर और स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, इन दोनों को प्लस करना है और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है आपस में। सबसे पहले हम डिजिट लिख लेते हैं, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर मतलब सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या। तो इसके लिए हमें ये ध्यान रखना है, जब भी सबसे छोटी बोला जाए तो हमें 0 वाले नंबर्स लेना है, अगर सबसे बड़ी बोला जाए या लार्जेस्ट बोला जाए तो हमें 9 वाले नंबर्स लेना है, और जितने डिजिट बोला है उतनी डिजिट हमें लगा देनी है, 0 और 9, छोटा बोले तो 0 और बड़ा बोले तो 9। अब कैसे, यहाँ पर बोला है स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर मतलब सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या, तो सबसे छोटे में हमें क्या लेना है, 0, तो 0 कितने लेने पड़ेंगे, 4 लेने पड़ेंगे, मतलब 4 नंबर 4 डिजिट बनानी पड़ेंगी, तो 1 2 3, अब 4, फोर्थ नंबर पे हम 0 तो लेंगे नहीं, क्योंकि अगर 4 बार 0 लिख देंगे तो उसका तो कोई मतलब नहीं होगा, तो फोर्थ नंबर पर हमें 1 लेना पड़ेगा। तो ये हो जाएगी 4 डिजिट की सबसे छोटी संख्या। जब भी हम 0 0 लिखेंगे तो आखिर में एक 1 जरूर लिखेंगे। इसके बाद बोला है लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या। तो लार्जेस्ट बोला है बड़ी डिजिट, तो बड़े के लिए हमें 9 वाले नंबर्स लेना है, तो 9 वाले नंबर्स, और कितनी डिजिट लेना है, 3 डिजिट की, 3 अंकों की बोला है तो 3 बार 9 ले लेंगे। इसके बाद लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर, बड़ी 2 अंकों की संख्या, तो लार्जेस्ट या बड़े के लिए हम क्या लेते हैं, 9, तो 9 ले लिया, और कितने डिजिट की, 2 डिजिट की बोला है, 2 अंकों की बोला है तो 2 9 ले लेंगे। उसके बाद स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर मतलब सबसे छोटी 3 डिजिट की नंबर, तो छोटे के लिए हम 0 लेते हैं, तो 0, लेकिन कितने 0 लेना है हमें, 3 डिजिट 3 अंकों की, तो 3 बार लेना है हमें, तो लास्ट में हमें 1 लिखना पड़ेगा, तो 1, 3 डिजिट की बोला है तो 1 को हमें उस तीनों में शामिल करना है, 1 2 3। इस तरह से हम सबसे छोटी सबसे बड़ी पता लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर भी 4 अंकों की सबसे छोटी बोला था, तो उस 4 में हमने इस 1 को भी शामिल किया था, 1 2 3 और 4।
अब क्वेश्चन में प्रोडक्ट करना है, गुणा करना है, तो किन दो चीज़ों का गुणा करना है? एक ये पार्ट हो गया इनटू और एक ये पार्ट। सबसे पहले हमें डिफरेंस लेना है। डिफरेंस लेना है 4 डिजिट की जो सबसे छोटी संख्या निकाली और लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। तो ये थी स्मॉलेस्ट 4 डिजिट और सबसे बड़ी 3 अंकों की थी ये। तो इन दोनों का हमें अंतर लेना है। -999। इनको जब माइनस करेंगे तो आएगा 1, 0 0 और ये 0 बचा, मतलब 1 मिलेगा यहाँ से। तो इस डिफरेंस को हमें इस एक पार्ट में लिख देना है। इसके बाद बोला था एंड, तो एंड के बाद दूसरी चीज सम मतलब प्लस करना है। प्लस हमें करना है लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर, सबसे बड़ी 2 अंकों की संख्या। तो ये हो जाएगी 99 और इसके साथ प्लस करना है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो वो है 100। तो इन दोनों को प्लस करना है, ये हो जाएगा 199। तो ये हो गया सेकंड पार्ट 199 और इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है क्योंकि यही बोला था क्वेश्चन में प्रोडक्ट। तो 1 इंटू 199 मिलेगा 199। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, इसको सॉल्व करना है। 312 डिवाइड में 0.2 हैं और 2। तो सबसे पहले हम इन पॉइंट को हटाएंगे। पॉइंट के बाद जितने नंबर होते हैं उतने जीरो हम ऊपर लगा देते हैं। तो 1 2 3 3 जीरो लगा देंगे, या फिर ऐसा बोल सकते हैं इसमें 1000 का मल्टीप्लाई कर लें। 312 इंटू 2 आ जाएगा क्योंकि हमने पॉइंट तो हटा ही लिया है। अब इसको 2 से कैंसिल कर दें। 2 1 ज़ा 2, 11 हो जाएंगे। 2 5 ज़ा 10 और 2 6 ज़ा 12। तो 156 और 3 जीरो ये हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा 156 और 000। तो 156 3 जीरो हैं, ये सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है 20 लैंप लाइटेड। 20 लैंप जला जाते हैं 6 घंटे के लिए एक दिन में 20 डेज के लिए और कॉस्ट है उसकी 100 रुपीज़। तो कीमत कितनी हो जाएगी अगर 40 लैंप को 8 घंटे 12 दिनों के लिए जलाया जाए? तो ये टाइम एंड वर्क के मैन डे वर्क या फिर चेन रूल से हो सकता है। चेन रूल क्या था? मैन डे और आवर्स इनका मल्टीप्लाई करते थे और डिवाइड में जो वर्क या फिर इसके अलावा जो भी होता था वो हम डिवाइड में लेते थे और इक्वल में लेकर। तो यहाँ पर मैन नहीं दिए गए, मैन की जगह पर हम लैंप ले लेंगे। पहले क्या बोला है? 20 लैंप है, तो 20 मतलब मैन, 20 इंटू फिर डेज कितने दिन के लिए? 20 दिन के लिए, आवर्स 6 घंटे के लिए, और इसकी कीमत कितनी थी? 100। तो बाकी बचा हुआ पार्ट हम डिवाइड में लिखते हैं। डिवाइड में 100 इक्वल टू फिर दूसरी बार कितने लैंप हो गए? 40। तो 40 इंटू 8 आवर्स के लिए और डेज हैं 12। तो इनको जलाने के कितना कॉस्ट आएगा वो हमें निकालना है। तो मान लेते हैं कि x है, बस यहाँ से x की वैल्यू निकालना है। यहाँ से 0 से ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। ये इक्वल में है तो हम कैंसिल कर सकते हैं यहाँ से ही। ये 2 है तो 8 कैंसिल होगा 4 बार और फिर इस 2 से ये 2 कैंसिल होगा। अब यहाँ पर 2 है तो इस 2 से ये 6 3 बार कैंसिल हो जाएगा और ये 12 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा 4 बार। अब इतने पार्ट में कुछ नहीं बचा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x का मल्टीप्लाई यहाँ करना पड़ेगा। तो x इंटू 1 x इक्वल टू यहाँ कुछ नहीं बचा मतलब 1, इस पूरे का मल्टीप्लाई 1 का इस पूरे में करेंगे तो यहाँ क्या है? 4 जीरो और 4 40 इंटू 4, तो x की वैल्यू आ जाएगी 160। मतलब बाद में 40 लैम्प जलाने की कीमत कितनी हो जाएगी? 160 रुपीज़, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट है इफ a इज 10% मोर देन b। अगर a 10% ज़्यादा है b से तो ये a हो गया और ये b। a 10% ज़्यादा है, अगर b को हम 100 मान लें तो a 10% बढ़ाना है हमें, तो 100 का 10% होगा 110। मतलब डायरेक्ट लिख दिया हमने, 10% बढ़ा दिया तो 110। पहले 100 था तो 10% में बढ़ाना है, इसलिए 10% निकालने के हमने 100 में ऐड कर दिया। फिर हमें निकालना है हाउ मच इज b लेस। तो b कितना कम है a से, तो b कितना कम है उसके लिए सबसे पहले डिफरेंस लेना पड़ेगा। 110 माइनस 100 तो 10, और किससे छोटा है मतलब किससे कम है? a से कम है तो a से कंपेयर करना पड़ेगा। तो डिवाइड में आएगा 110 और परसेंट निकाल रहे हैं तो इंटू 100। ये दो जीरो से जीरो कैंसिल तो 100/11 आ गया। इससे कैंसिल करेंगे तो 11 से होगा 11 9 से 99। फिर पॉइंट लगाएंगे, नहीं जाएगा तो 0 और फिर से 0 लगाएंगे तो 100 हो जाएगा, तो 9 से फिर 99, तो 9.09% हो जाएगा आंसर, थर्ड ऑप्शन।
नेक्स्ट है, अगर एक बेकर का डजन मतलब बेकर का दर्जन 13 है तो बेकर के डजन के 5 डजन कितने होंगे? तो बेकर का दर्जन कितना है? 13। और यहाँ पर बोला है 5 दर्जन लेना है, तो 5 दर्जन लेना है और एक उसने कितना माना है? 13। और दर्जन निकालना है तो फिर से हमें 12 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 इंटू 13 इंटू 12, अब इनको मल्टीप्लाई करना है। 12 इंटू 5 60 और इंटू 13 ये हो जाएगा 78 और 0 780, तो आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है, अगर एक स्क्वायर की हर साइड को 3 टाइम्स मतलब 3 गुना बढ़ा दिया जाता है तो उसका एरिया कितना बढ़ जाएगा? तो स्क्वायर का एरिया या फिर वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, और ए क्या होती है? उसकी साइड। एरिया इक्वल टू ए स्क्वायर, जो साइड होती है उसको स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ पर साइड दी नहीं गई है, तो अगर हम साइड की कोई भी वैल्यू मान लेते हैं, ए इक्वल टू मान लो 1 ले लिया, तो साइड अगर 1 है तो उसका एरिया कितना हो जाएगा? उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो उसका क्षेत्रफल आ जाएगा 1। तो यहाँ पर बोला है अगर उसकी साइड को 3 गुना कर दें मतलब 3 का मल्टीप्लाई कर दें, तो 1 इंटू 3 3। अगर उसकी साइड 3 है तो उसका एरिया या क्षेत्रफल हो जाएगा 3 का स्क्वायर होता है 9। तो पहले इसका एरिया था A1 मतलब कि 1, और बाद में हो गया A2 मतलब 9, तो कितना बढ़ गया? 9 गुना बढ़ गया। पहले 1 था, बाद में 9 हो गया, तो आंसर हो जाएगा 9 टाइम्स या फिर 9 गुना। या फिर इसको ये मान के भी कर सकते हैं, मान लो एक स्क्वायर है, उसकी साइड है A, तो उसका एरिया हो जाएगा A इंटू ए, मतलब A स्क्वायर होता है A स्क्वायर। और अगर हम साइड को 3 गुना बढ़ा दें तो मतलब A की जगह पर क्या रख दें हम? 3A। अब हमें ये वाली साइड लेनी है, तो साइड इंटू साइड करते हैं, तो नया वाला एरिया क्या हो जाएगा? 3A इंटू 3A। 3 इंटू 3 9 और A इंटू ए स्क्वायर, तो न्यू एरिया हो गया 9A स्क्वायर। पहले था A स्क्वायर, तो कितना बढ़ गया? 9 गुना, 9 टाइम्स बढ़ गया, तो आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट है, 960 को हमें 2 पार्ट में डिवाइड करना है और इस तरह से डिवाइड करना है कि एक पार्ट दूसरे से 26 ज़्यादा हो। तो 960 को 2 पार्ट में करना है। मान लेते हैं कि एक पार्ट है x और दूसरा पार्ट x प्लस 26, क्योंकि दोनों में 26 का अंतर होना चाहिए। पहला x है, दूसरा x प्लस 26 हो गया, और 960 टोटल है, तो इन दोनों को प्लस करके 960 के बराबर लिख सकते हैं हम x प्लस और दूसरा पार्ट x प्लस 26। ये हो गया सेकंड और ये हो गया फर्स्ट पार्ट इक्वल टू 960, क्योंकि टोटल तो 960 ही है। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, x प्लस x 2x, और ये 26 प्लस का है तो इस साइड लेके जाएंगे माइनस का हो जाएगा, तो 960 माइनस 26 ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 10 में 6 माइनस करेंगे 4, यहाँ 5 बचेंगे, 5 माइनस 2 3, और ये 9 9 3 4। अब 2 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड कर देंगे हम इसका, 9 3 4 डिवाइड 2, 2 से इससे कैंसिल करेंगे तो 2 4 8, 2 6 12 और 2 7 14। तो x इक्वल टू कितना आ गया? 4 6 7। ये पहला पार्ट आ गया, और दूसरा पार्ट हमें निकालना है तो उसमें 26 प्लस कर दो, 467 प्लस 26, ये हो जाएगा 7 और 6 13, 6 7 8 9 और ये 4। तो ये हो गया पहला पार्ट और ये हो गया सेकंड पार्ट। तो 467 493 फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर है। या फिर इसको हम ऑप्शन से भी चेक कर सकते थे, 960 टोटल है तो इन दोनों को प्लस करने पर 960 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नन ऑफ दीज भी दिया गया है तो हम ऑप्शन से नहीं देख सकते, तो पूरा सॉल्व भी करना पड़ेगा, तो आंसर ये आ जाएगा। नेक्स्ट है, अमित एक फर्नीचर सेलर है जो कि एक टेबल को बेचता है 720 रुपीज़ में, और अगर उसे 20% का प्रॉफिट हुआ है तो उस टेबल की कॉस्ट प्राइस कितनी थी, कितने में उसे खरीदा था। तो मान लेते हैं टेबल की कॉस्ट पहले कितनी थी? 100%। अब इसे बेचना है उसे, तो कितने में बेचना है कि उसे 20% का प्रॉफिट हो। 100 पहले थी, 20% का प्रॉफिट लेना है, मतलब 120% में वो बेच दे, मतलब ये सेलिंग प्राइस है, इतने परसेंट में बेचा। और ये क्वेश्चन में दी गई है कितने में बेचा था टेबल को? 720 में, तो इन दोनों को बराबर रख सकते हैं हम, मतलब 120% इक्वल टू 720। यहाँ से हम 1% की वैल्यू निकाल सकते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 12 से इसको कैंसिल करेंगे तो 6 बार कैंसिल हो जाएगा, तो 1% इक्वल टू मिल जाएगा 6। और हमें इसकी कॉस्ट निकालनी है, कॉस्ट प्राइस कितनी मानी थी? 100%, तो 1% इक्वल टू 6 है, तो 100% हो जाएगा, इसमें भी 2 0 लगा दो, 600।
तो आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। या फिर इसको शॉर्ट में ऐसे भी कर सकते हैं, 20% प्रॉफिट उसे लेना है तो 20% प्रॉफिट मतलब 20% की वैल्यू क्या होती है 1/5। ये क्या है प्रॉफिट परसेंट। तो इसमें जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो होता है प्रॉफिट और नीचे होती है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस इतनी है और प्रॉफिट इतना है तो बेचा कितने में होगा, इन दोनों को प्लस कर दो, मतलब 5 + 1 6, 6 में बेचा होगा, सेलिंग प्राइस हो गई 6 और सेलिंग प्राइस यहाँ पर दी गई है 720, तो इसके बराबर में हम 720 लिख सकते हैं। 6 से इसको कैंसिल करेंगे तो 12 बार कैंसिल हो जाएगा, तो 1 इक्वल टू मिल जाएगा 120। और हमें टेबल की कॉस्ट प्राइस निकालनी है, कॉस्ट प्राइस कितनी थी 5, तो 1 इक्वल टू 120 है तो 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसमें 120 का मल्टीप्लाई कर दो, 120 इंटू 5, ये हो जाएगा 600। नेक्स्ट है अ फादर इज 4 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, मतलब सन से 4 गुना है पिता, तो फादर और सन। अगर सन को हम 1 मान लेते हैं तो फादर हो जाएगा 4 टाइम्स 4, और ये है प्रेजेंट का रेशो P0, 0 मतलब प्रेजेंट है। अब 24 साल बाद तो P24, क्योंकि 0 से हमें 24 आगे बढ़ाना है प्रेजेंट से, उनका रेशो हो जाता है सन और फादर का 1:3। तो सन और फादर का हो रहा है सन और फादर 1 और 3 है, पर हमने फादर और सन लिया है तो 3:1 हो जाएगा। तो प्रेजेंट एज ऑफ सन बतानी है। अब यहाँ पर हमें इन दोनों का डिफरेंस देखना पड़ेगा सेम है कि नहीं। 4 - 3 1 आ रहा है और 1 - 1 0, मतलब बराबर नहीं है, तो बराबर करना पड़ेगा। बराबर करने के लिए इन दोनों का डिफरेंस का मल्टीप्लाई हम इन दोनों में कर देते हैं ऊपर, तो 3 - 1 2, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाली लाइन में, और इन दोनों का डिफरेंस मतलब 4 - 1 3 आ जाएगा, तो 3 का मल्टीप्लाई हम नीचे वाली लाइन में करेंगे। तो ये हो जाएगा P0 के लिए रेशो हो जाएगा 4 × 2 8 और 1 × 2 2। उसके बाद 24 साल बाद 3 × 3 9 और 3 × 1 3। अब पुराने वाले रेशो से हमें नहीं देखना है, उसे कैंसिल कर देते हैं, नए वाले रेशो से ही आंसर निकालेंगे। तो इनका डिफरेंस सेम हो गया, 8 और 9 1 आ रहा है और 2 और 3 1 डिफरेंस आ रहा है, तो वो डिफरेंस रखेंगे बराबर हम टाइम इंटरवल के। टाइम प्रेजेंट था उससे 24 साल बाद, मतलब 24 आगे जाना है, तो 24 साल का डिफरेंस है। रेशो का डिफरेंस और ईयर्स का डिफरेंस हम बराबर रखते हैं, तो 1 इक्वल टू 24 मिला। तो बताना है हमें सन की प्रेजेंट एज, सन का प्रेजेंट एज का रेशो है P0 और ये सन, मतलब सन का पार्ट है 2, 1 इक्वल टू 24 है तो 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, 24 × 2, ये आ जाएगा 48। तो सन की प्रेजेंट एज आएगी 48, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है एक टीम ने 16 मैच जीते और 5 हार गई, वो मतलब 16 जीते विन वाले हो गए और 5 हारने वाले मतलब लॉस्ट। अब ये दोनों जो हैं तो टोटल जितने मैच खेले गए थे उसका 70% है, ये इन दोनों को प्लस करेंगे तो टोटल मैच जितने खेले गए थे उनका 70% आएगा। कुल खेले गए मैचों का 70% है, तो 16 जीत गए और 5 हार गए, तो कितने खेले गए टोटल, 16 + 5 21 खेले टोटल मैच। अब ये जो 21 है वो टोटल खेले गए 70% के बराबर है, मतलब ये कितना हो जाएगा 70% इक्वल टू 21। तो यहाँ से हम 100% की वैल्यू निकाल सकते हैं कि टोटल मैच कितने खेले गए थे। 70% यहाँ से 1% की वैल्यू निकालेंगे, सबसे पहले 70 को डिवाइड में लेके जाएंगे 21 के। अब 1% इक्वल टू इतना मिल गया, तो 100% निकालना है, दोनों साइड 100 का मल्टीप्लाई कर दें, तो 100% इक्वल टू 21/70 × 100। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 0 से ये 0 कैंसिल, 7 से इसे कैंसिल करेंगे तो 3 बार 21 और ये 0 है तो 30। तो 100% मैच कितने होंगे 30, मतलब टोटल मैच जो खेलने हैं वो 30 होंगे। टोटल 30 मैच खेले गए, ये आ गया। अब यहाँ पर बोला गया है कि उन्हें और कितने मैच जीतने चाहिए कि टोटल रिकॉर्ड 80% हो जाए, मतलब जीत का रिकॉर्ड 80% हो जाए। तो 80% हमें करना है और टोटल है 30, तो 30 का 80% हम निकाल सकते हैं, कितना होगा, तो 80% है, परसेंट के साइन हटाएंगे तो डिवाइड में 100, और टोटल कितने थे 30 मैच। यह आ जाएगा 0 से ये और इस 0 से ये कैंसिल, तो 8 × 3 24 आ गया। तो जीते गए मैचों की संख्या 24 करने के लिए उन्हें कितने और मैच जीतने पड़ेंगे,
तो पहले 16 ऑलरेडी वो जीत चुके हैं और 24 करना है, तो कितने और ज़रूरत है? तो 24 माइनस 16 ये आ जाएगा 8। तो टीम को 8 मैच और जीतने की ज़रूरत है, तो आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है टोटल 75 पीपल हैं, जिसमें से 35 इंग्लिश बोलते हैं और 50 हिंदी बोलते हैं। तो कितने लोग हैं जो दोनों भाषाएं बोलते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों? इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो वेन डायग्राम बना के, इंग्लिश के हैं और हिंदी है, तो इंग्लिश कितने लोग बोल रहे हैं? 35 और हिंदी बोल रहे हैं 50 पीपल। ये हो जाएगा इंग्लिश और ये है हिंदी। हिंदी बोल रहे हैं 50 और टोटल है उसमें 75। अगर हम इन दोनों को जोड़ें 35 प्लस 50 तो ये 5 और 85 हो रहा है। तो हमें क्या निकालना है? ये कॉमन पार्ट निकालना है, क्योंकि इंग्लिश भी बोलते हैं और हिंदी भी बोलते हैं। अब टोटल है 75 और इन दोनों को प्लस करने पर ही 85 हो रहा है। इसका मतलब ये 10 और कहाँ से आएगा, क्योंकि टोटल तो 75 ही है। इसका मतलब ये है कि हमने जो इंग्लिश का पार्ट जोड़ा है, इसमें हमने इस पूरे पार्ट को ऐड किया है, तो हमें केवल 35 मालूम है। जो इसमें कॉमन पार्ट है वो हमें मालूम नहीं है। और हिंदी में केवल हमें ये 50 पार्ट मालूम है और ये जो कॉमन पार्ट था हिंदी का वो हमें मालूम नहीं है। इसका मतलब ये है जो ज़्यादा पार्ट है, मतलब 75 और 85 में 10 का डिफरेंस है, तो जो 10 लोग हैं वो इस कॉमन पार्ट में होंगे। 10 यहाँ पर होंगे जो कि हिंदी भी बोलते होंगे और इंग्लिश भी बोलते होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 10, फर्स्ट ऑप्शन। या फिर इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। फॉर्मूले में हम टोटल पार्ट के बराबर में लिखते हैं जो एक पार्ट, मतलब जो एक भाषा बोल रहे हैं। एक भाषा बोलने वाले हो गए हिंदी और दूसरी भाषा बोलने वाले हो गए इंग्लिश, और माइनस कर देते हैं जो कॉमन है। कॉमन मतलब जो दोनों बोलते हो, हिंदी भी और इंग्लिश भी, तो कॉमन पार्ट को हम इसमें से माइनस कर देते हैं। तो टोटल यहाँ पर कितने हैं? 75। 75 इक्वल टू हिंदी वाले कितने हैं? 50, इंग्लिश वाले हैं प्लस 35, और कॉमन पार्ट हमें मालूम नहीं है, तो वही तो हमें निकालना है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों वाले लोग कितने होंगे, तो वो हम x मान लेते हैं। इस फॉर्मूले से हम कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर कॉमन दिया होता, मतलब दोनों की संख्या दी गई होती हिंदी और इंग्लिश वालों की, तो हम टोटल निकाल लेते, पर हमें एक कॉमन पार्ट निकालना है, मतलब हिंदी और इंग्लिश वाले कितने हैं। तो x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। x नेगेटिव है, x को हम यहाँ लेके आए तो x प्लस का हो जाएगा, x इक्वल टू 50 प्लस 35 और 75 प्लस का है तो हमने माइनस कर दिया। x इक्वल टू 50 प्लस 35 हो जाएगा 85, 85 माइनस 75 आ जाएगा 10। तो हिंदी और इंग्लिश बोलने वाले लोगों की संख्या होगी 10। नेक्स्ट है ए और बी किसी काम को 30 दिन में खत्म करते हैं और बी और सी उसी काम को 24 दिन में और सी और ए 20 दिन में। तो यहाँ पर ए प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं? 30 दिनों में। ये हम टोटल डेज लिख रहे हैं। और बी और सी उसी काम को कर रहे हैं 24 डेज में, और सी प्लस ए, सी और ए दोनों मिलकर कर रहे हैं 20 दिन में। तो इसमें हम टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क निकालने के लिए हम इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे, 30, 24 और 20। तो टोटल वर्क आ जाएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा 120। क्योंकि एलसीएम कैसे निकालते हैं? जो सबसे बड़ा नंबर है उसका कोई ऐसा फैक्टर लेते हैं जो बाकी के बचे दो नंबर को भी डिवाइड कर दे। तो 30 की टेबल में 120 आता है, जो इन दोनों से भी डिवाइड हो जाता है। तो टोटल वर्क हो जाएगा 120। अब इनके एक दिन का काम निकालेंगे हम, 1 डे वर्क। टोटल काम है 120 और ए प्लस बी दोनों मिलकर 30 दिन लगाते हैं किसी काम को करने में, तो एक दिन में कितना कर लेंगे? 120 डिवाइड बाय 30, ये हो जाएगा 4। ए प्लस बी दोनों मिलकर एक दिन में 4 वर्क करते। उसी तरह से बी और सी का एक दिन का काम निकालेंगे हम, 120 डिवाइड बाय 24, ये 5 से कैंसिल हो जाएगा। तो बी और सी एक दिन में 5 करते हैं, और सी प्लस ए का निकालेंगे तो 120 डिवाइड बाय 20, ये हो जाएगा 6। तो सी और ए एक दिन में 6 करते हैं काम। अब हमें इन तीनों का एक दिन का काम निकालना है। अब यहाँ पर देखें तो हमें हर एक इंसान 2 बार शामिल है। ए 2 बार है, और बी भी 2 बार है, और सी 2 बार है। इसका मतलब यह है जब इन तीनों को प्लस करेंगे तो हमें ट्वाइस में मिलेगा। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 6 15।
ये 2 हमने इसलिए लिख दिया क्योंकि जब हम इन तीनों का एक दिन का काम निकालेंगे तो जब इन तीनों को प्लस करेंगे तो a 2 बार है, हर एक नंबर 2 2 बार है, तो a प्लस a 2a, b प्लस b 2b और 2c आएगा, तो हमने 2 कॉमन ले लिया और साथ में फिर a प्लस b प्लस c। पर हमें एक दिन का काम निकालना है तो इस 2 का डिवाइड करना पड़ेगा, तो a प्लस b प्लस c, इन तीनों का एक दिन का काम आ जाएगा 15/2। ये आ गया 1 डे वर्क a प्लस b प्लस c तीनों का। अब क्वेश्चन में बोला है कि वो 12 दिनों तक काम करते हैं जब तक कि ए और सी छोड़ नहीं देते। इसका मतलब है 12 दिनों तक तो इन तीनों ने ही काम किया होगा। जब एक दिन में ये लोग 1 डे में ये लोग 15/2 वर्क करते हैं तो 12 डेज में कितना कर देंगे, 15/2 × 12, ये हो जाएगा 12 दिन का वर्क। इसे कैंसिल करेंगे 2 से 6 बार और 15 × 6 90, तो 90 वर्क कंप्लीट हो गया। इन तीनों ने 12 दिन तक काम किया तो 90 वर्क कंप्लीट कर लिया और टोटल था 120, तो 90 हो गया है तो बाकी बचा हुआ कितना, 120 माइनस 90, ये आ जाएगा 30। अब 30 है रिमेनिंग वर्क, बाकी बचा हुआ काम। अब ए और सी छोड़कर चले गए तो बाकी बचा हुआ काम कौन करेगा, बी। ये काम बी को कंप्लीट करना है तो उसके लिए हमें बी का एक दिन का काम मालूम होना चाहिए। तो बी का 1 डे वर्क ये कंबाइन में दिए गए बी प्लस सी प्लस ए, तो हमारे पास a प्लस बी प्लस सी तीनों का 1 डे वर्क हमें मालूम था 15/2 और c प्लस a का 1 डे वर्क हमें मालूम है जो है 6। तो अगर हम a प्लस बी प्लस सी में से c प्लस a माइनस कर दें तो केवल b बचेगा, तो b का 1 डे वर्क हमें मिल जाएगा। यह है a प्लस बी प्लस सी, इन तीनों का 1 डे वर्क ये है, माइनस c प्लस a का 1 डे वर्क, क्योंकि हम a प्लस बी माइनस नहीं कर सकते क्योंकि b तो हमें चाहिए, और b प्लस सी भी माइनस नहीं कर सकते क्योंकि हमें b चाहिए है। c प्लस ए माइनस कर देंगे तो केवल b बचेगा, तो इसमें जब हम c प्लस ए माइनस करेंगे तो केवल b बचेगा, ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, माइनस है तो माइनस का c हो गया और माइनस का a हो गया। अब a से a कैंसिल क्योंकि प्लस माइनस के थे, और ये प्लस सी का, ये प्लस सी है और ये माइनस सी है। अब बचा केवल b, मतलब ये इस तरह से हमें b का 1 डे वर्क मिल जाएगा। तो इसमें हम वैल्यू रख देते हैं, a प्लस बी प्लस सी तीनों का 1 डे वर्क कितना था 15/2 और c प्लस a का 1 डे वर्क था 6, तो 15/2 है माइनस 6, तो 2 एलसीएम आ जाएगा और फिर 2 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो आ जाएगा 15 माइनस 12, तो 15 माइनस 12 हो जाएगा 3 और डिवाइड में 2, 3/2, तो 3/2 मतलब 1.5, तो b का 1 डे वर्क आ गया 1.5। अब b को काम कितना करना है 30 और b का एक दिन का काम है 1.5, तो टोटल कितने डेज लगेंगे, b को काम खत्म करने में कितने डेज लगेंगे, 30 डिवाइड कर दो 1.5 से, ये नीचे पॉइंट है, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक 0 आ जाएगा, 300/15, 15 से इसको कैंसिल करेंगे तो 2 बार और 0 20, तो b को बाकी बचे हुए काम जो कि 30 था इसको फिनिश करने के लिए 20 दिन लग जाएंगे, तो आंसर हो जाएगा 20, फोर्थ ऑप्शन। अब यहाँ पर केवल b का पूछा था इसलिए हमने b का 1 डे वर्क निकाला, लेकिन हम हर एक के 1 डे वर्क कैसे निकाल सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी में से जब हम इसको माइनस करेंगे तो c मिल जाएगा। यह a प्लस बी प्लस सी का 1 डे वर्क, मतलब जब a प्लस बी प्लस सी में से हम इस a प्लस बी को माइनस करेंगे तो a b और a b ये तो कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा केवल c, तो c का 1 डे वर्क मिल जाएगा हमें। तो इसमें से हम माइनस करेंगे a प्लस बी प्लस सी तीनों के में से a प्लस बी का जो है 4, तो 15/2 माइनस 4। उसी तरह से अगर हम a प्लस बी प्लस सी में से b प्लस सी माइनस करेंगे तो b और c तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा a, तो 15/2 में से हम 5 को माइनस कर दें तो a की वैल्यू मिल जाएगी हमें, और जब हम a प्लस बी प्लस सी में से c प्लस a को माइनस करेंगे तो बचेगा केवल b, तो b का 1 डे वर्क मिल जाएगा हमें। तो टोटल में से जो कि है 15/2 c प्लस a का माइनस कर देंगे मतलब -6। जब इनको सॉल्व करेंगे तो हर एक के 1 डे वर्क हमें मिल जाएंगे, लेकिन हमें केवल b का निकालना है तो हम b निकालेंगे 15/2, एलसीएम नीचे 2 आएगा और 6 × 2 12 मतलब -12 इक्वल टू माइनस करेंगे तो 3/2 आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 1.5, तो b का 1 डे वर्क, b के लिए 1 डे एक दिन में काम कर रहा है वो 1.5 और टोटल वर्क बचा हुआ कितना था यहाँ पर 30, तो 30 उसे करना है।
तो यहाँ से हम 1 वर्ग की वैल्यू निकाल लेते हैं। 1.5 को डिवाइड कर दें 1 बाय 1.5, ये डेज चल रहा है, इक्वल टू 1 वर्ग। मतलब एक काम करने के लिए उसे 1 बाय 1.5 डेज लगेंगे और काम करना है 30। तो यहाँ पर दोनों तरफ 30 का मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा 1/1.5, इसमें 30 का मल्टीप्लाई करेंगे डेज इक्वल टू, यहाँ 1 वर्ग था तो इसमें 30 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 वर्ग, W मतलब वर्ग। अब 30 बाय 1.5 है, नीचे 1.5 था, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक 0 चला जाएगा, तो 300 डिवाइड बाय 15 D इक्वल टू 30 वर्ग, और इसको कैंसिल करेंगे तो यह आ जाएगा 20। तो उसे लगेंगे 20 डेज 30 वर्ग करने के लिए। तो क्वेश्चन में यही पूछा था कि बाकी बचा हुआ काम करने के लिए कितने दिन लगेंगे, तो आंसर हो जाएगा 20। नेक्स्ट है सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन, दोनों की एजेस का सम है 45। अब 5 साल पहले उन दोनों की एजेस का प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन 4 टाइम्स होगा, फादर की एज की उसी टाइम की एज के 4 टाइम्स होगा। तो प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन बताना है। अब दोनों की एज दी गई है ऑप्शंस में, तो इसे हम ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। यहाँ पर 2 कंडीशन बोली गई है, पहला कि सम 45 होना चाहिए, दूसरा कि उनका प्रोडक्ट 4 टाइम्स होना चाहिए। तो फर्स्ट कंडीशन सबसे पहले लगाते हैं हम, दोनों का सम 45 होना चाहिए। 34, ये 5 और 4, ये 45 हो रहा है, ये भी 45 हो रहा है, 5 और 4 ये भी 45 हो रहा है और ये भी 45। पहली वाली कंडीशन से आंसर नहीं मिला, अब दूसरी वाली कंडीशन लगाते हैं। यहाँ पर बोला है कि 5 साल पहले उन दोनों की एजेस का मल्टीप्लाई फादर की उसी टाइम की एज के 4 टाइम्स होगा। तो 5 साल पहले हम कर लेते हैं, पहले वाले ऑप्शन से 34 है, फादर और सन, हाँ दोनों की एज दी गई 5 साल पहले। 34 में से 5 माइनस करो तो 29, और 11 में से 5 साल पहले की हो जाएगी 6। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर 4 टाइम्स आना चाहिए, 4 टाइम्स आना चाहिए फादर की एज उसी टाइम पे। मतलब 5 साल पहले जो एज थी, तो 5 साल पहले कितनी थी 29, तो 29 के 4 टाइम्स आना चाहिए। तो ये क्या बराबर आ रहा है, ऐसा क्या हो रहा है, ये 29, 29, 6 और 2, ये फर्स्ट वाले ऑप्शन से नहीं मिलेगा क्योंकि एक को लाना चाहिए, मतलब फर्स्ट नहीं आंसर। सेकंड वाले ऑप्शन में चेक करते हैं, 40 है, 40 से 5 साल पहले मतलब 35 एज हो जाएगी फादर की, और 5 से 5 साल पहले तो ये तो हो गया 0, तो क्योंकि 0 है तो वो तो 0 ही हो जाएगा। और अगर देखें भी तो फादर की एज कितनी है 35, तो 35 का 4 टाइम्स होना चाहिए, तो ये तो होगा भी नहीं, यहाँ से 0 मिलेगा, यहाँ से कुछ वैल्यू मिलेगी, तो ये वाला ऑप्शन भी सही नहीं है। अब थर्ड से चेक करते हैं, 36, 36 से 5 साल पहले मतलब 31, और सन हो जाएगा 9 साल का है तो इससे 5 साल पहले हो जाएगा 4, मतलब 4 साल का। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 4 टाइम्स होना चाहिए, 4 गुना होना चाहिए पिता की उम्र के, तो 4 गुना पिता की उम्र कितनी है 31। तो ऐसा हो रहा है क्या, अगर हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो सेम वैल्यू आएगी, मतलब 4 इंटू 31 इतना ही मिलेगा, मतलब ये आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। लेकिन फोर्थ को भी चेक कर लेते हैं, 35 है, इससे 5 साल पहले, 5 साल पहले की हो जाएगी 30, और 10, 10 से 5 साल पहले की 5, जो कि 4 गुनी होनी चाहिए पिता की उम्र के, पिता की उम्र है 30, तो ये क्या इक्वल आएगा, नहीं आएगा। तो आंसर केवल थर्ड ऑप्शन ही है, 36 और 9। नेक्स्ट है द सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन 45 है, 5 साल, ये तो पिछला क्वेश्चन ही रिपीट हो गया है, 36 9 और 36 9 पिछला ही है। नेक्स्ट है एवरेज वेट ऑफ क्लास, 40 स्टूडेंट्स हैं, उनका एवरेज है 55। अगर उनमें एक टीचर और शामिल कर लिया जाता है तो उनका एवरेज 56 हो जाएगा, तो टीचर का वेट कितना है। तो पहले 40 स्टूडेंट्स थे, उनका एवरेज था 55। अगर हम एवरेज में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का मल्टीप्लाई कर दें, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं टोटल 40, तो हमें सम मिल जाएगा उन सभी के वेट का। ये हो गया 40 स्टूडेंट्स का सम, ये हो जाएगा 0, 20, 20, 21, 22। उसके बाद उसमें एक टीचर और आ गया, तो मेंबर कितने हो गए, पहले 40 थे, बाद में एक और बढ़ गया टीचर तो 41 हो गए। तो 41 लोगों का हम सम निकाल लेते हैं, बाद का एवरेज दिया गया है 56, तो 56 इसमें टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स का मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में कितने हो गए 41 थे, तो बाद का सम मिल जाएगा हमें। तो ये हो जाएगा 1 का करेंगे तो 56, और फिर 4 का, तो 4, 4 5 20, 21, 22, ये 6, 9, 2 और 2, बाद में सम हो जाएगा 2, 2, 9, 6।
तो पहले जब टीचर नहीं आया था तब उन सबका सम कितना था, इतना, और बाद में जब टीचर आ गया तो उनका सम हो गया इतना। तो टीचर की एज कितनी हो गई, टीचर की एज भी इसमें शामिल है, इन दोनों का डिफरेंस कर दें। 2296 माइनस 200, यह जाएगा 6, 9 और 0 0, 96। तो टीचर की एज हो जाएगी 96। आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट है, एक ट्रेन है जो 10 किलोमीटर 12 मिनट में कवर करती है। अगर उसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर से घटा दी जाती है, कम कर दी जाती है, तो उसे उतना ही डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा। टाइम बताना है। 10 किलोमीटर 12 मिनट में, मतलब 12 मिनट में ये 10 किलोमीटर कवर करती है। अब ये मिनट में है, इसे हमें घंटे में कन्वर्ट करना है। एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो अगर हमें घंटे में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड करना पड़ेगा 60 से। तो इसमें 60 से डिवाइड कर दें, ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, मतलब 1/5 घंटे इक्वल टू 10 किलोमीटर। 1/5 घंटे में वो 10 किलोमीटर जाती है। तो हम 1 घंटे की निकाल लेते हैं, क्योंकि हम स्पीड निकाल लेते हैं सबसे पहले। पहले कितनी स्पीड थी, तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकालेंगे। 1 आवर इक्वल टू 5 का मल्टीप्लाई 10 में 50 किलोमीटर। ये स्पीड आ गई। स्पीड क्या होती है, मतलब यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस कवर करते हैं वो। मतलब पहले उसकी स्पीड कितनी थी, 50 किलोमीटर पर आवर। पहले वाली स्पीड हम S1 मान लेते हैं, जो कि थी 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब उसमें बोला है कि अगर स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर की रेट से कम कर दी जाती है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से कम करनी। ये सब हमने इसीलिए किया क्योंकि यहाँ पर प्रति घंटा दिया गया था, इसलिए, और यहाँ पर मिनट में दिया गया था पहले वाली स्पीड, इसलिए हमने इसको घंटे में कन्वर्ट किया। अब 10 से कम करना है, तो पहले 50 थी, 10 कम करना है तो 10 माइनस कर दो, तो बाद में स्पीड कितनी आ गई, 40। अब इतने की स्पीड से बताना है कि उतना ही डिस्टेंस कवर करने में ट्रेन को कितना टाइम लगेगा। तो स्पीड कितनी आ गई बाद में, 40। स्पीड का फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यह चाल बराबर दूरी बटे समय। हमें स्पीड दी गई है 40 इक्वल टू डिस्टेंस कितना था, पहले वाले डिस्टेंस में ही बताना है, सेम डिस्टेंस को कितना टाइम लगेगा। तो पहले कितना था, 10 किलोमीटर, तो 10 डिवाइड बाई टी। यहाँ से टी की वैल्यू निकालनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो टी यहाँ आ जाएगा, तो टाइम लग जाएगा 10/40। अब ये टाइम आ रहा है घंटे में और ऑप्शन में दिया गया है मिनट में, तो टाइम आया हमारा 10/40, मतलब 1/4 घंटे। इसको हमें मिनट में चेंज करना पड़ेगा, तो 60 का मल्टीप्लाई कर दो, 1/4 इंटू 60, ये कैंसिल हो जाएगा 15 बार, तो यह जाएगा 15 मिनट। तो आंसर हो जाएगा 15 मिनट, फोर्थ ऑप्शन। इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।